दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है नवाब शफत अली खान की बुक अवनी। उसका अगला चैप्टर है रिटर्निंग टू यवतमाल। अब यहाँ पे नवाब साहब बोलते हैं कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले मुझे तभी बुलाते हैं जब उनके पास दूसरे सारे ऑप्शंस खत्म हो जाते हैं। यहाँ भी वही हुआ। जब उनके दूसरे ऑप्शंस खत्म हो गए, 12 बार ट्रैंकुलाइजेशन करने की कोशिश की गई, 2 बार बिल्कुल नजदीकी अटेम्प्ट मिस हो गया, तब उन्होंने बुलाया नवाब शफत अली खान और उनकी टीम को। 3 अक्टूबर को सीसीएफ का कॉल आया नवाब साहब के पास कि तत्काल प्रभाव से वापस आ जाइए। लेकिन क्योंकि पिछली बार नवाब साहब को ऐसा लगा था कि उनके काम में रुकावटें डाली गई, तो इन्होंने पोलाइटली रिफ्यूज कर दिया। इनके मन में थॉट आया कि इनकी इच्छा शक्ति और इनके प्रयासों में कुछ कमी है, लेकिन फिर भी इन्होंने इनको बोला नहीं। नवाब साहब ने सोचा कि सीसीएफ से कोई बड़ी पोस्ट के व्यक्ति मुझे कॉल करें ताकि उनकी से ज्यादा हो, मतलब जब वो उनका ऑर्डर हो तो उनके काम में रुकावटें फिर कोई नहीं डालेगा। रात को दोबारा कॉल आई जो महाराष्ट्र के सबसे बड़े फॉरेस्ट ऑफिसर थे, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन मिस्टर मिश्रा। उन्होंने बोला कि 13-14 लोगों को अवनी मार चुकी है, और अगर गजराज ने जिस औरत को मारा था अगर उसको भी गिन लिया जाए, क्योंकि घूम फिर के कार्रवाई तो अवनी के लिए ही हो रही थी, तो डेथ टोल 15 लोगों का हो गया है। और अगर आप तत्काल प्रभाव से आ जाएं तो यह अच्छा होगा। तो नवाब साहब ने कहा कि मुझे अपनी टीम से एक बार मीटिंग करने का मौका दीजिए, फिर मैं आपको अपडेट करता हूं। 4 अक्टूबर को नवाब साहब पहुंच गए और एक हाई लेवल की मीटिंग हुई जिसमें काफी सीनियर वाइल्ड लाइफ ऑफिसर्स थे, इंक्लूडिंग चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन। नवाब साहब ने कुछ शर्तें रखी कि ये शर्तें पूरी की जाए, ये इक्विपमेंट्स दिए जाएं 5 तारीख को ही, तभी मैं ज्वाइन कर पाऊंगा। इमीडिएटली चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ने ऑर्डर्स इशू किए और नवाब साहब और असगर को फॉरेस्ट टीम जो कि अवनी को कैप्चर करने की कोशिश कर रही थी उसका मेंबर बना दिया। इनको जो ऑर्डर दिए गए थे उसमें था कि अगर अवनी को पकड़ने की कोशिशें नाकाम हो तो उसे गोली मार दी जाए। उस लेटर में बहुत सारे फॉरेस्ट ऑफिसर्स के नाम भी मेंशन किए गए थे जो कि इनकी टीम का मेंबर होने वाले थे। इनको पुलिस प्रोटेक्शन भी दी गई और यह भी तय किया गया कि सारी कार्रवाई का मीडिया अपडेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट देगा। मीडिया को अपडेट करने के लिए इसलिए बोला गया ताकि मीडिया सही जानकारी जान पाए और अफवाहों पर ध्यान ना दे। पुलिस प्रोटेक्शन इसलिए मांगा कि जब कभी कभी पब्लिक से सामना होता है, कई बार पब्लिक को मिसगाइड कर दिया जाता है। ऐसी कंडीशन में इनको पुलिस का प्रोटेक्शन रहता। इनको 4 पुलिस कमांडो दिए गए अवनी को शूट करने के लिए, लेकिन वो जो कमांडोज थे उनको जंगल का अनुभव नहीं था। जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने सारे वादे पूरे कर दिए तो 10 अक्टूबर को नवाब शफत अली खान और उनकी टीम अपने व्हीकल्स और इक्विपमेंट्स के साथ आ गए। अब असगर, नवाब साहब और इनके बाकी टीम मेंबर्स इस ऑपरेशन टीम के ऑथराइज्ड मेंबर्स थे। अब नवाब साहब का काम था कि जो टीम है उसका मोराल हाई करना। उन्होंने उनको समझाया कि एक मैन ईटर से डील करने के लिए सबसे पहले जरूरी है संयम और साहस। अब डिनर के बाद इन्होंने उस इलाके का जायजा लेना बेहतर समझा, और इलाके का जायजा सूरज डूबने के बाद ही लेना सबसे बढ़िया होता है, जब आपका अपोनेंट हो टाइगर। अब जब ये जंगल में घूमे तो इन्होंने एक बात नोटिस करी कि जंगल में जंगली जानवर काफी कम हैं। ये समझ गए कि ये जो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहे हैं उसका कारण है कि जंगली जानवर यानी कि लेपर्ड और टाइगर के पास मारने के लिए पर्याप्त जंगली जानवर हैं ही नहीं। यही वजह है कि वो गांव की तरफ आते हैं और ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होता है। और यहां नवाब साहब बोलते हैं कि जो मेरे रीडर्स हैं उनको लक्ष्मण का नाम जरूर याद होगा, जो 40 गांव वालों के सामने खड़ा हो गया था। ये दोस्तों उस वक्त की घटना है जब टाइगर ने 4 गाय मारी थी, 3 गाय मिल गई थी, 1 गाय नहीं मिल रही थी। तो नवाब साहब को जंगल में शोर सुनाई दिया था। जब वहां पहुंचे तो देखा 40 आदमी ड्रिंक करके जंगल में घूम रहे हैं। और जब फॉरेस्ट गार्ड लक्ष्मण ने पूछा था कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा था वो गाय ढूंढ रहे हैं। और जब उनको कहा गया था कि उनको मुआवजा दे दिया जाएगा, गाय मिले या ना मिले, फिर वो चले गए थे। तो वही लक्ष्मण है। तो इन्होंने रिक्वेस्ट करी कि लक्ष्मण भी उनको अपनी टीम में दिया जाए।
अब इनकी कोर टीम के अलावा 200 लोग एसटीपीएफ के अपनी यूनिफॉर्म में आ गए इनकी टीम को ज्वाइन करने के लिए। अब इन्होंने पहला टास्क लिया और जो अपनी टीम को दिया कि सबसे पहले गांव वालों को विश्वास में लिया जाए और उनको भरोसा दिलाया जाए कि हम उनके साथ हैं और उनके लिए ही काम कर रहे हैं। अब सबसे पहले इनके लिए जरूरी था कि जो कैमरा ट्रैप्स लगे हैं उनकी फिल्म निकाली जाए, और ये काम बड़ा ही खतरनाक होता है क्योंकि कैमरा वहां लगे होते हैं जहां टाइगर मूव करता है, तो कैमरे की फुटेज निकालने के लिए भी वहीं जाना पड़ता है। तो इनके शार्प शूटर असगर और ये गए जंगल में कैमरे की फुटेज निकालने। इस बार ये अपनी 200 लोगों की टीम को लेके नहीं गए क्योंकि उससे अवनी परेशान हो जाती थी, और इसके पहले भी फॉरेस्ट टीम जब जब कॉम्बिंग कर रही थी तो बहुत ज्यादा मात्रा में लोग जाते थे, और इसकी वजह से अवनी इरिटेट हो रही थी और ज्यादा एग्रेसिव बनती जा रही थी क्योंकि उसे बार बार अपनी पोजीशन इसलिए चेंज करनी पड़ती थी क्योंकि बहुत सारे आदमी आ रहे होते थे। अब नवाब साहब ने डिमांड किया कि जो रेगुलर ट्रेडिशनल कैमरा ट्रैप्स थे उनका इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि अब जो नए कैमरा ट्रैप्स इस्तेमाल हो रहे थे उनमें बहुत तेज फ्लैश लाइट निकलती थी, और अगर जानवर की आंखें उसके पास हैं तो बहुत ही वो चौंक जाता है, थोड़ी देर के लिए उसकी आंखों में अंधेरा छा जाता है। कुछ छोटे छोटे चेंजेस और किए, जैसे कि उन्होंने कैमरा ट्रैप्स की लोकेशन चेंज की, और एक रूल था पहले सुबह 11 बजे जो कैमरा ट्रैप्स की फोटोग्राफ्स थी वो भेजी जाती थी। नवाब साहब ने नया रूल बनाया सुबह 8 बजे भेजने का। दूसरा, नवाब साहब ने एक नया रूल बनाया कि जो भैंस, यंग भैंस एज ए बेट यूज की जाती थी उन्हें पूरे टाइम जंगल में छोड़ के रखा जाता था। उससे उनके अंदर डर का माहौल पैदा हो जाता था, उनकी आंखें पीली हो जाती थी और उन्हें ग्लूकोमा होने का डर होता था। तो नवाब साहब ने एक रेंज ऑफिसर की ड्यूटी लगाई जिनका काम था कि डेली वो जो बेट थी उन्हें वापस कैंप में लाना, प्रॉपर चारा पानी देना, फिर रात को ले जाके बांधना, ताकि उनकी लाइफ से स्ट्रेस कम हो जाए। अब जो 4 पुलिस के कमांडोज अवनी को गोली मारने के लिए रखे गए थे, उन्हें आइडिया नहीं था कि टाइगर के वाइटल पार्ट्स कहाँ पे होते हैं, कहाँ पे गोली मारनी है, कैसे एनर्जी लेवल होते हैं, मतलब जो टाइगर हंटिंग के बेसिक्स थे वो उनको नहीं मालूम थे। दूसरी बात, कमांडोज के पास AK-47 थी जो लड़ाई में, युद्ध में तो बहुत अच्छी थी, टाइगर के शिकार के लिए अच्छी बंदूक नहीं है, क्योंकि जो हैवी बुलेट होती है वो फुल एनर्जी के साथ जाके वाइटल ऑर्गन्स को मार के एनर्जी अंदर छोड़ती है। हल्की गन से अगर फायर किया जाता है तो बंदूक की गोली एक तरफ से घुसती है, दूसरी तरफ से निकल जाती है। टाइगर बाद में तो मर जाता है लेकिन स्लो डेथ मरता है एक्सेस ब्लड लॉस की वजह से। लेकिन उस वक्त क्या होगा जब एक टाइगर आपके ऊपर चार्ज कर रहा है, अगर उसको ऐसी बुलेट लगेगी तो वो अपना काम तो कर ही देगा, 2 दिन बाद मरेगा। इसलिए वो बंदूकें सूटेबल नहीं थी। मार्च 2009 की बात है, काजीरंगा नेशनल पार्क में एक मैन ईटर टाइगर ने 4 लोगों को मार दिया। डॉक्टर प्रसन्नता बोरो एक यंग वेटनरी डॉक्टर थे और उन्होंने नवाब साहब के साथ काम भी किया था। उनकी ड्यूटी लगाई गई इस टाइगर को ट्रैंकुलाइज करने के लिए। अब डॉक्टर साहब एक बांस के झुरमुट में ओट लेने गए। उनके पास कोई बंदूक नहीं थी, उनके पास थी ट्रैंकुलाइजर गन। उनके साथ सपोर्ट के लिए थे हवलदार जमालुद्दीन अहमद, उनके पास थी SLR राइफल। तभी टाइगर ने सडन चार्ज कर दिया और जमालुद्दीन अहमद के मुंह पर एक जोरदार पंजा मार दिया। उनके सारे दांत बाहर आ गए। अब इस घबराहट में जमालुद्दीन ने अपनी बंदूक से चौतरफा फायर करना शुरू किया और 2 गोलियां डॉक्टर साहब को लग गई, एक चेस्ट पे, एक शोल्डर पे। इलाज के बाद डॉक्टर साहब की जान तो बच गई, लेकिन जिस हाथ में गोली लगी थी आज डॉक्टर साहब उस हाथ से एक गिलास पानी भी नहीं उठा सकते। एक यंग वेटनरी डॉक्टर का कैरियर ही खत्म होने को आ गया और जमालुद्दीन जी की भी डेथ हो गई 2 महीने बाद। और घायल टाइगर वहां से निकल गया अपने घावों को चाटते हुए। एक पुलिस फोर्स भेजी गई और उसके ऊपर गोलियों की बौछार की गई। तब जाके उस टाइगर से
छुटकारा मिला। 2015 में एक मैन ईटर टाइगर था तमिलनाडु में। उससे छुटकारा पाने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया। पहले तो उस टाइगर को रात में ही ट्रैंकुलाइज करने की कोशिश की गई, अगले दिन भी कोशिश की गई, और उसके बाद जब टाइगर से आमना सामना हुआ तो उसने चार्ज कर दिया। एक लोकल व्यक्ति जो मदद करने के लिए आया था वो घायल हो गया। अब टाइगर के आसपास थी स्पेशल टास्क फोर्स। उसने 22 राउंड फायर किए, जैसे कि उनका सामना हो रहा हो टेररिस्ट के साथ। एकदम क्रांति सी आ गई, भूचाल सा आ गया। टाइगर को 3 गोलियां लग गईं। टाइगर दर्द से दहाड़ा और उसके सामने एक सीनियर ऑफिसर खड़े थे। उन्होंने अपनी 9mm पिस्टल से अंधाधुंध गोली चलानी शुरू कर दी। पूरी मैगजीन खाली कर दी और 2 गोलियां लग गई स्टाफ को। 2 कांस्टेबल थे, 26 साल के रवि और 30 साल के संतोष। वो उसी वक्त गिर गए। अस्पताल जाके उनकी जान बच गई, क्योंकि टाइगर को मारने के लिए पिस्टल का इस्तेमाल ना कभी ने सोचा होगा, ना ही किया गया होगा, लेकिन यहां पर किया गया। एनटीसीए ने गाइडलाइन दी थी कि टाइगर के ऑपरेशन में .375 मैग्नम राइफल का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, लेकिन क्योंकि यह राइफल हर जगह अवेलेबल नहीं होती, तो एनटीसीए ने चेंज कर दिया एप्रोप्रिएट वेपन, यानी कि उपयुक्त हथियार। अब ये जो उपयुक्त हथियार है, इसकी परिभाषा हर कोई अपने हिसाब से बना लेता है। स्पेशल टास्क फोर्स को SLR उपयुक्त लगती है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को 7.62 राइफल और लोकल पब्लिक को 12 बोर की शॉटगन। उसके बाद चंद्रपुर के CCF संजय ठाकरे जी ने नवाब साहब को बोला कि वेटनरी डॉक्टर्स को ट्रेन करने के लिए कि किस तरह से ट्रैंकुलाइज किया जाए। नवाब साहब का कहना है संजय ठाकरे जी ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने डिसीजन लिया कि जंगली सुअरों की संख्या में कमी लाई जाना जरूरी है अगर टाइगर को बचाना है। वो इसलिए किसान अपनी फसल को जंगली सुअर से बचाने के लिए अपने खेतों के चारों तरफ रात को करंट छोड़ देते हैं, और उस करंट में जंगली सुअर तो चिपकते ही हैं, अक्सर टाइगर भी चिपक जाते हैं। तो अगर फसलों की सुरक्षा की गारंटी दी जाए तो टाइगर बच जाएंगे, जो कि उस अवैध करंट से चिपक के मर जाते हैं। और उनका यह डिसीजन बहुत ही कामयाब रहा, और यही वजह है कि आज चंद्रपुर इलाके में टाइगरों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ी है। अगर आप एक खतरनाक टाइगर को ट्रैंकुलाइज करने जा रहे हैं तो आपके पास ट्रैंकुलाइजर गन तो होनी ही चाहिए, बैकअप के लिए हैवी राइफल भी होनी चाहिए, कि अगर उसने चार्ज कर दिया तो उस वेटनरी डॉक्टर की सुरक्षा जरूरी है। जरूरी नहीं कि उस टाइगर को गोली मारी जाए, एक हवाई फायर काम कर जाएगा, और अगर हवाई फायर काम ना करे तो चार्ज करते हुए टाइगर के नीचे हैवी राइफल से गोली मार देने से वो अपना रास्ता छोड़ देगा। दिसंबर 2, 2011 की बात है। बिहार में एक DFO साहब की जान जाते जाते बची थी एक रेस्क्यू ऑपरेशन में। जब DFO साहब पहुंचे और देखा कि जहां टाइगर है उसके आसपास 3000 लोग की भीड़ है, और जब उन्हें इस बात का अंदाजा हुआ कि टाइगर किसी भी वक्त हमला कर सकता है, तो उन्होंने उस इलाके को पूरी तरह से खाली करवा लिया। DFO साहब ने पटना से रेस्क्यू टीम भेजने के लिए कहा था, लेकिन रेस्क्यू टीम टाइम पर नहीं आ पाई, अंधेरा हो चला था, और गांव वालों ने और मुखिया ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पर प्रेशर बनाना शुरू कर दिया कि या तो आप मारो या तो हम मारेंगे, हमें अपने परिवार की सुरक्षा चाहिए। अब DFO साहब बहुत बड़ी दुविधा में फंस चुके थे। उनके ऊपर प्रेशर था, और अगर भीड़ कानून को अपने हाथ में ले लेती तो बहुत सारे लोगों की जान जा सकती थी। DFO साहब खुद क्वालिफाइड सर्जन थे, तो स्थिति को संभालने के लिए उन्होंने खुद ही जंगल में जाके टाइगर को ट्रैंकुलाइज करने का फैसला किया, क्योंकि मदद अभी तक नहीं आई थी। DFO साहब ने सेफ्टी के पूरे इंतजाम किए थे। उन्होंने एक पिंजरा मंगाया था, उस पिंजरे के अंदर बैठ के उनको ट्रैंकुलाइजर फायर करना था, लेकिन इंतजाम देखने के लिए भीड़ बेकाबू हो गई, और अचानक भीड़ के शोर शराबे से टाइगर जल्दी निकल आया। DFO साहब हेल्पलेस थे, लेकिन
वो बहादुर थे। उन्होंने भागने की जगह अपने ग्राउंड पर खड़े रहना जरूरी समझा और वो खड़े रहे। चार्ज करते हुए टाइगर पर उन्होंने ट्रैंकुलाइजर मार दिया, लेकिन क्योंकि हड़बड़ी का माहौल था, निशाना चूक गया और टाइगर ने उनके दोनों हाथ चबा लिए। और क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा थी, टाइगर वापस झाड़ी में घुस गया। महीनों के उपचार के बाद डीएफओ साहब अपने काम पर वापस आ पाए। उनके हाथ बुरी तरह से जख्मी हो चुके थे। डीएफओ साहब को इस बात की खुशी थी कि उन्होंने टाइगर की जान बचा ली, लेकिन उनकी खुद की जान जाते जाते बची। प्रॉपर तैयारी के बाद ही ट्रैंकुलाइजेशन होना चाहिए। अफ्रीका में कोई भी वेटनरी डॉक्टर ट्रैंकुलाइज करने के लिए ऑपरेशन पर नहीं जाता अगर उसके पीछे एक प्रोफेशनल हंटर बैकअप के लिए ना हो। कई बार अनुभवहीन स्टाफ गोली मार देता है टाइगर को, लेकिन वो गोली वाइटल ऑर्गन्स पर नहीं लगती और वो टाइगर धीरे धीरे तकलीफदायक मौत मरता है। जून 2021 में एक वेटनरी डॉक्टर पर टाइग्रेस ने इसी तरह से हमला कर दिया था और उनके अंगूठे को चबा लिया था। नवाब साहब बोलते हैं, एज ए हंटर ये मुझे पता है कि प्रॉपर हैवी राइफल का इस्तेमाल किया जाना चाहिए टाइगर के ऑपरेशंस में, लेकिन इंडिया में फॉरेस्ट स्टाफ को हैवी राइफल्स दी नहीं जाती। एक पुलिस शूटर का इंतजाम किया गया था इस ऑपरेशन में, लेकिन नवाब साहब ने उनसे कहा कि आप फील्ड में मत आइए, बेस कैंप में ही रहिए, क्योंकि उन्हें पुरानी घटनाओं का अनुभव था। अब नवाब साहब ने 3 और ट्रैकर मांगे कि इस ऑपरेशन में गति लाई जा सके। अब इन्होंने कैमरा ट्रैप से पता किया कि टी1 की प्रेजेंस यानी कि अवनी की प्रेजेंस वहां पर थी। 15-15 किलोमीटर डेली ये पैदल चल रहे थे। असगर की ड्यूटी थी एरियाज को फाइंड करने के लिए। सुनील लेमाई की ड्यूटी थी कि जो पिंजरे लगाए गए हैं उनकी ओवरऑलिंग की जाए, क्योंकि अक्सर जंग खाके उनके दरवाजे उस समय पर गिरते ही नहीं जब उसे गिरना चाहिए। बाद में नवाब साहब ने उन सारे पिंजरों को प्रॉपरली धुलवाया, क्योंकि उनसे कैरोसिन की स्मेल आ रही थी जब उनकी ओवरऑलिंग की गई थी, और ऐसी स्मेल में टाइगर के फंसने की कोई संभावना नहीं थी। नवाब साहब ने भैंस का मीट पेड़ पर टांगने की शुरुआत करवाई कि टाइगर्स को अपने बच्चों के लिए रेडी मीट मिल जाएगा तो क्या पता वो उसे खाना शुरू कर दे, और अगर उसे मालूम चल जाएगा कि उस पर गहरी निगाह रखी जा रही है तो वो घने जंगलों में चली जाएगी। नवाब साहब ने सुअर भी मंगवाए, क्योंकि उन्हें पता था कि टाइगर को सुअर बहुत पसंद है। अब पूरा काम प्लानिंग के साथ चल रहा था। 24 घंटे मॉनिटरिंग हो रही थी। हर इंसान को अलग अलग काम दिया गया था, यहां तक कि एक ढाबा ओनर को डिनर सप्लाई करने का काम दिया गया था। अब नवाब साहब को रात में गश्त लगाते वक्त ये मालूम चला कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड 3 फेज का करंट रात में ही देता है, तो किसानों को मजबूरी में रात में अपने खेतों पर काम करना पड़ता है। और नवाब साहब ने इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट की कि सप्लाई दिन में दी जाए, तो डिपार्टमेंट ने सप्लाई दिन में देना शुरू किया और किसानों ने रात में खेत में जाना बंद किया। लेकिन सामना था अवनी से। इतनी सारी तैयारियों के बावजूद 7 दिन तक अवनी ना तो कैमरा ट्रैप में नजर आई, ना उसके या बच्चों के कहीं पग मार्क मिले। यहां तक कि नवाब साहब को शक होने लगा कि कहीं किसी ने अवनी को जहर तो नहीं दे दिया है। तो दोस्तों, इस तरह से खत्म हुआ अवनी सीरीज में 16th चैप्टर। हमारा 17th चैप्टर होगा हंटेड बाय द टाइग्रेस। तो दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।